जय गुरु जी। सारी संगत को, सारी गुरु रूप साथ संगत को मेरा प्रणाम। आज आज सत्संग से ज़्यादा आपके साथ बैठने का मन है, आपसे बात करने का मन है। तो जब बैठा और सत्संग शुरू करने की कोशिश की तो गुरुजी ने अंदर से समझाया। एक दो सत्संग भी सामने आए, लेकिन मैंने बस गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मुझसे अभी ये सब सत्संग बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा अभी बस आपके साथ बैठने का मन है। तो गुरुजी ने मुझे एक ऐसा सत्संग याद दिलाया जिसके अंदर, जिस जर्नी में मैंने बहुत आनंद लिया, उसके अंदर गुरुजी ने अपना एक सत्संग भी बनाया और बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत कुछ सीख देते हुए मुझे वापस घर को भेजा। और गुरुजी ने बताया कि कैसे गुरुजी, जैसे गुरुजी अपने समय पे एक बात कहते थे कि जब तुम घर से चलते हो और मेरी ओर आते हो, तब से मुझे पता होता है कि तुम कहाँ से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसके पहले का भी पता होता है, मगर एक इंसान जब उनकी याद में, जब वो उनकी तरफ चलता है तो वो उनको याद करता है। जैसे ही आप अपने गुरु की तरफ चलते हो तो आप अपने गुरु को याद करते हो, और जैसे ही आप उसको याद करते हो तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। तो आपके एक एक पल की खबर उसको होती है और वो ध्यान रखता है कि आप सेफली मेरे तक पहुँचो, आओ, दर्शन करो, आशीर्वाद लो और उसके बाद सेफली अपने घर वापस पहुँचो। इसका ध्यान वो गुरु हमेशा आपका रखता है। तो उसने मेरे लिए ऐसा कैसे किया और किस तरह से मेरा ध्यान रखा और वो जर्नी कैसी थी, उसमें क्या सीख दी, वो आज आपको सत्संग के रूप में बता रहा हूँ। एक बार गुरुजी ने जब मुझे पहली बार, जब मैंने सुना था, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, गुमराह होने की कोशिश नहीं करना, लेकिन हर चीज़ को सही तरीके से देखने की कोशिश करना। हर मंदिर, हर जगह जहाँ वो गुरु बैठा है वो जगह पवित्र है और वहाँ के दर्शन भी उतने ही पवित्र हैं जितने गुरुजी हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी ने जो कहा, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि गुरुजी ने जालंधर मंदिर को, जो जालंधर में गुरुजी ने मंदिर बनाया, उसको अपनी एक तरह से अपना हेडक्वार्टर बताया और बड़े मंदिर को भी जालंधर मंदिर के बाद बताया। पहले जालंधर मंदिर को बताया, सबसे प्राइम प्लेस को उसको बताया। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे अंदर एकदम खलबली मच गई थी कि मुझे जालंधर मंदिर के दर्शन करने हैं। देखो, ये जो मैंने सुना, जो मैं समझ पाया, मैंने उसके अनुसार आपको बताया है। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि हर जगह, हर वो जगह, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, वो हर धरती हरी भरी हो जाती है जहाँ पे वो सतगुरु आके बैठता है, जहाँ गुरुजी आके बैठते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये कम है या वो ज़्यादा है। सब मंदिर, सब जगह जहाँ पे वो गुरु बैठा है, उस दहलीज की भी अगर आप माथा टेक आओ तो आपका कल्याण है, आपका भला है। लेकिन बस एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो मुझे जालंधर मंदिर के लिए बड़ा अंदर से एक्साइटमेंट हो गया था कि मुझे वहाँ दर्शन करने हैं। अब मेरे लिए वो पंजाब जाना, आसाम से पंजाब जाना बिल्कुल अपोजिट है, और ना कोई उधर कोई जान पहचान का कोई इंसान रहता है जिसके पास चले जाऊँ। मुझे दर्शनों के लिए जाना होगा, और घर परिवार में सब लोग मानते नहीं हैं। यानी जैसे आप जिस घर पे हो, अगर बाकी लोग, सब लोग गुरुजी को अगर उस तरह से नहीं मानते हैं तो आपके जो दर्शनों का जो चाव है अंदर, वो हर बार पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हर बार घर पे सबको कन्विंस करना और जाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बार गुरुजी ने ऐसा मौका बनाया कि मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना, तो मैंने उस समय प्लान कर लिया था कि इस बार मुझे जालंधर मंदिर जाना है। तो मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच के सीधा मैंने जालंधर की शाम की नहीं, सुबह की ट्रेन की बुकिंग कर ली। और अब क्या हुआ कि ट्रेन की बुकिंग तो कर ली और ट्रेन मेरी है 7:40।
अब यहाँ से जो जर्नी शुरू हो रही है, इसको आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश मत करना, बस इसमें आनंद लेने की कोशिश करना है। क्योंकि ये बातें जो जो उसके अंदर आ रही है, ये सारी बातें वो इंसान समझ पाएगा, वो इंसान देख पाएगा जो गुरु को परमात्मा देख पाता है, जो ये देख पाता है कि सब कुछ वही करता है, जो ये देख पाता है कि सब में वही है, जो ये देख पाता है कि एक पत्ता जब पेड़ से गिरता है तो उस परमात्मा ने कुछ इशारा किया है, जो ये देख पाता है कि हवा जब ज़ोर से चलती है और अचानक आपको जब छूती है तो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं छू रहा है, जो ये महसूस कर पाता है वो शायद कुछ देख पाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें दिमाग से नहीं देखी जाती, ये चीज़ें महसूस की जाती है। तो आप महसूस करने की कोशिश करना। तो जब मैं दिल्ली से सुबह की मेरी ट्रेन थी और दिल्ली से पंजाब के लिए, जालंधर के लिए, तो जो मेरी ट्रेन थी उसका टाइम था 7 बजकर शायद 10 मिनट, नहीं 7 बजे का टाइमिंग था, राइट 7 बजे का टाइम था। तो मैं सुबह सुबह दीदी के घर से वहाँ से निकला, तो मुझे लगा था मैं 5:30 तक निकल जाऊँ, क्योंकि स्टेशन से लेके वहाँ तक आने में आधा घंटा लगता ही है। बाई चांस मान लो सुबह भी ट्रैफिक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दी पहुँच जाए, अनजान जगह पर हूँ तो जल्दी पहुँचा भाई ठीक रहता है। तो 5:30 बजे के आसपास मैं बुकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, उबर बुक कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रही। फिर परेशान होकर लास्ट में देखा तो 6 बज गए। अब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि 7 बजे की तो ट्रेन है और मैं अभी तक घर से भी नहीं निकला। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि नीचे चलते हैं, नीचे चल के बुक कर लेंगे। तो मैं नीचे गया और नीचे जाके मैं अब ऑटो वगैरह देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 6:05, 6:10, जैसे ही 6:10 हुए अब मेरे अंदर की घबराहट बढ़ गई। घबराहट इसलिए बढ़ गई, इसलिए नहीं कि ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए बढ़ गई कि वो जो दर्शन जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ वो कहीं रह ना जाए। तो मैंने बस आंखें भी बंद की या नहीं की मुझे ये भी नहीं पता, मैंने बस अपनी आंखें बंद की मानो, और आंखें बंद करके एक बार बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। इतने में मैंने देखा मेरे राइट साइड में जो टी पॉइंट है, थोड़ा दूर था, काफ़ी दूर, मतलब मानो आधा किलोमीटर दूर, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा था और सुबह का टाइम था तो रास्ता खाली था, तो मुझे टी पॉइंट तक सब कुछ दिख रहा था। मैंने वहाँ पे देखा एक स्पीड से एक ऑटो ने टर्न लिया टी पॉइंट से और हमारे वाली लाइन में, जो मेरा वाला साइड का रास्ता था उसमें आ गया और एकदम स्पीड से आया, एकदम स्पीड से आके ठीक मेरे सामने उसने रोका। और रोक के मैंने उससे पूछा, अब ध्यान से समझना इस बात को, कि मैंने उससे पूछा कि भैया स्टेशन चलोगे? बोलता हाँ। मैंने बोला कितने रुपए? बोला 200 रुपये। मैंने बोला कम? बोला नहीं। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जब मैं उबर में चेक कर रहा था तो उस समय उस ऑटो का जो फेयर दिखा रहा था, जो मैं चेक कर रहा था, वो 220 या समथिंग दिखा रहा था। अगर आप एक लोकल बाहर से ऑटो या टैक्सी बुक करो, बहुत नॉर्मल बात है कि वो आपसे 50 या 100 रुपये ज़्यादा ही मांगेगा, लेकिन वो मुझसे कितने मांग रहा है? वो मुझसे 200 मांग रहा है। मैंने बोला ये तो रिजनेबल है, बैठ जाओ। मैं बैठ गया और बैठ के हम लोग चलना शुरू हुए। जैसे ही चलना शुरू हुआ, मैंने जैसे ही ऑटो के हैंडल की तरफ देखा तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, और मेरे अंदर एकदम वाइब्रेशन खतरनाक तरह से, क्योंकि मुझे पहले ही ऐसा लग रहा था कि ये तो गुरुजी खुद आए हैं। और जैसे ही मैंने उनको वो स्वरूप सामने देखा, मैंने बोला गुरुजी आपने भेज दिया, मैं समझ गया, अपना ही बंदा भेजा। अब बैठ गया, अब चल रहे हैं, इतने में अचानक से वो ऑटो वाले ने जैसे ही मैं बैठा मंत्र जाप लगा दिया। मैं बोला ये तो और सुंदर काम हो गया। अब मैं मंत्र जाप सुनते सुनते चल रहा हूँ, वो ऑटो वाला एकदम स्पीड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको किसी ने हवाई जहाज़ दे दिया हो चलाने के लिए, इतनी स्पीड से वो ऑटो चला रहा था। मुझे एक समय के लिए तो डर भी लगने लगा, मुझे लगा कि यार ये कहीं ठोक ना दे। चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, किसी रेड लाइट पे एक जगह पे भी उसने नहीं रोका, एक जगह पे भी एक रेड लाइट पे नहीं रोका। दिल्ली जैसी जगह पे रेड लाइट पे उसने एक जगह पे भी नहीं रोका, सीधा क्रॉस, और वो भी एकदम स्पीड में। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, अगर आपको नज़र आ रहा है कि वो कौन था। वो थोड़ी दूर और चले
जैसे वो मंत्र जाप एक समय के बाद में पूरा हुआ, उसके बाद उसने गुरु जी के शब्द लगा दिए। शब्द आया, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तो मुझे तो अंदर से ऐसा लगा कि मेरा साहिब मेहरबान, और मुझे रोना आ गया, मुझे सच में रोना आ गया। क्योंकि जो सीन मैंने अभी 10 मिनट के अंदर देखी, वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं डर गया था, और उसने कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाए और वो सीधा सामने से ऑटो लेके इधर आ गया और मुझे लेके जा रहा है। बस वो भेद खोलता नहीं, वो आपके सामने वो भेद खोलता नहीं। वो ऑटो वाले ने 6 बजकर मुझे लगता है 32 मिनट पे मुझे स्टेशन पहुंचा दिया था। जो रास्ता आधे घंटे से भी ज़्यादा का था, वो रास्ता उन्होंने मुझे शायद 25 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करवा दिया। और जैसे ही स्टेशन के वहाँ पहुँचा तो आगे एकदम ट्रैफिक जाम, मतलब स्टेशन के अंदर घुसने के लिए उसके पहले के रास्ते में, जो कि ऐसे क्रॉस करोगे तो 50 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन ऑटो नहीं जा पा रहा है। तो मुझे वो क्या कहते हैं कि आप यहीं उतर जाओ, एकदम सीरियस। वो बंदा बात ही नहीं करता, एकदम भी बात नहीं करता। उसको कुछ पूछो तो बस उतना रिप्लाई कर देता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। और बस वो शब्द लगा के रखे हैं उन्होंने, और कोई बात नहीं करता। और जैसे वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो मुझे वो कहते हैं, यहाँ से बस सीधा आपको अंदर जाना है, तो आप यहीं उतर जाओ, आपके लिए ये ठीक रहेगा। मैंने बोला यार ठीक है, तो मैं उतर गया। 6:34 पे मैं उतरा अंदर। जैसे ही मतलब वहाँ से पहुँच के वो जो डिस्टेंस था वो मैंने 1 मिनट 2 मिनट में कवर कर लिया, 6:36। और मैंने स्टेशन के अंदर पहुँच के, जैसे ही स्टेशन के अंदर, मतलब प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँचा हूँ अभी तक, स्टेशन के जस्ट एंटर किया है मैंने अंदर। वहाँ से चल के मुझे जाना है सिक्योरिटी तक, वहाँ से मैं एंटर करूँगा प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं बाहर ही हूँ, वहाँ पे मैंने एक बार ऐसे ही फ़ोन पे चेक कर लिया कि एक बार देखते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। मैंने ट्रेन की टाइम देखी तो ट्रेन 3.5 घंटे ऑलमोस्ट डिले है। ट्रेन जाएगी 10:30 बजे, जो 7 बजे जाने वाली थी। मैंने बोला यार गुरुजी ये क्या किया आपने, क्योंकि पहली बात ये मैसेज मेरा सुबह 4:30 बजे आया हुआ था, लेकिन आपने मुझे उस समय देखने भी नहीं दिया। क्योंकि आप चाहते तो मैं मैसेज देख लेता, लेकिन आप ही नहीं चाहते थे, इसकी वजह से मेरे जहन में भी नहीं आई ये बात कि मैं मैसेज देखूं। तो मैंने मैसेज नहीं देखा तो मुझे पता नहीं चला, और मैं इतनी जल्दी पहुंच गया, अब मैं करूँगा क्या। लेकिन अंदर एक बात चल रही थी कि कुछ तो है, नहीं तो गुरुजी मुझे इतनी ज़ोर से ऑटो में भगा के नहीं लाते यहाँ तक, कुछ तो बात है। लेकिन समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि 10:30 बजे ट्रेन है, क्या ही समझ आएगा। मैंने बस कदम बढ़ाया, ऐसे समझ लो कि 2 ही कदम मैंने चले होंगे, वहाँ से स्टेशन से एक आवाज़ आती है जो माइक में कि ट्रेन नंबर दिस शान पंजाब दिल्ली टू जलंधर, दिल्ली टू अमृतसर शायद, हाँ दिल्ली टू अमृतसर या दिल्ली टू जलंधर कह रहे थे वो, मान लो दिल्ली टू जलंधर ही कह रहे थे। शान पंजाब दिल्ली टू जलंधर प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रवाना होने वाली है। अब जैसे ही मैंने सुना शान पंजाब, तो मैंने रघुवीर अंकल की सत्संग जिन्होंने सुने हैं तो उनको पता होगा कि रघुवीर अंकल काफ़ी बार इस बार के बारे में जिक्र कर चुके हैं कि वो सुबह सुबह शान पंजाब पकड़ के जाते थे ट्रेन। और मुझे वो याद आ गया कि ये तो, फिर मैंने टाइम देखा तो 6:38, मतलब 2 मिनट बचे हैं, और 2 मिनट के अंदर ये ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होने वाली है। मैं अंदर चला गया 6:39, और वो अनाउंसमेंट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो हुए जा रहा है, अनाउंसमेंट हुए जा रहा है। और मुझे ऐसा लगे, मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगे कि तू भाग, ये ट्रेन पकड़ ले। मैं अंदर से गुरुजी को बोले, गुरुजी मेरे पास टिकट नहीं है, कहाँ से पकड़ ले, तू भाग। गुरुजी की जब अंदर से आवाज़ आएगी ना, देखना ये बात आपको एक पागलपंती लगेगी, लेकिन ये पागलपंती में ही वो जीवन है जो आप असल में जीते हो। बाकी जो दुनियावी पागल है वो तो दुनिया में समझदार बनकर घूम ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब उस समय वो आवाज़ मेरे अंदर से आई, गुरुजी ने अंदर से इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि तू भाग, वो ट्रेन पकड़ ले। मैं फिर से गुरुजी से कहूँ, गुरुजी मेरे पास तो टिकट नहीं है। गुरुजी बोले, फिर से बोले कि तू भाग ट्रेन पकड़।
और मेरे अंदर एकदम मतलब पैर जैसे मेरे रुक नहीं रहे हैं। विदिन जैसे ही वो 639 क्रॉस होकर 640 पे जाने वाली थी, मेरे अंदर से एकदम, सोचो मैं 1 नंबर पे खड़ा हूँ, मुझे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है दिल्ली में, ट्रेन की टाइम हो चुकी है। 640 जैसे हुए मैंने वहाँ से मूव किया और मेरे कदम तो जैसे भाग रहे हों। मैं चल रहा था लेकिन कदम बस भाग रहे हैं। मैं ऊपर चढ़ा, इतने में मेरे पीछे से एक बंदा आता है, मुझे बोलता है कि शान पंजाब। मैंने बोला 14 नंबर पे जा रही है। मैंने बोला ये भी मुझसे यही पूछ रहे हैं। मैं बाकी लोगों को अपने आसपास देख रहा हूँ, सब लोग भाग रहे हैं। तो डिस्कशन में मैंने सुना किसी किसी की, वो भी शान पंजाब पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। मैंने बोला ये पूरी दुनिया शान पंजाब ही पकड़ रही है क्या? उनको देख देख के मैं भी भागने लग गया। वो भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने अपनी स्पीड को तेज़ रखा, लेकिन भागा नहीं। मैंने गुरुजी से बस इतना ही बोला कि गुरुजी अगर ये ट्रेन मुझे मिलनी है, अगर आप चाहते हो तो इस ट्रेन को रोक के रखना, मैं चढ़ जाऊँ, मैं आराम से चढ़ूँगा, मैं कोई भाग दौड़ करके नहीं जाऊँगा। अगर ये ट्रेन मेरे लिए रुक गई तो मैं मानूंगा कि ये ट्रेन मेरी है। और मैं बस अपनी स्पीड में चले जा रहा हूँ, ऐसे नहीं नॉर्मल स्पीड चल रहा हूँ, लेकिन चल रहा हूँ। सब लोग भाग रहे हैं और मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ। वहाँ पहुँच गया, नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद ट्रेन अभी भी खड़ी है। जैसे ही आगे गया तो देखा कि नॉर्मल डब्बे में तो नहीं चढ़ सकता, जनरल में चढ़ना पड़ेगा। और टिकट मेरे पास वो थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि टिकट मेरे पास वो उस ट्रेन की तो है ही, तो मैं कम से कम एक जनरल डब्बे में तो इस टिकट को लेकर बैठ ही सकता हूँ। तो मैं जनरल डब्बे में घुस गया और जैसे ही मैं घुसा वो ट्रेन चल गई। और मुझे आए हंसी अंदर से कि मैंने बोला कहाँ, अब कहाँ जा रहा था और किस में बिठा दिया। और जैसे मैं अंदर घुसा तो ट्रेन तो खचाखच भीड़, और मुझे अंदर से बस खुशी, क्योंकि गुरु महाराज की करनी में चल रहा था, गुरु महाराज की हुक्म में चल रहा था। तो उसमें जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं नहीं है, कहीं नहीं। मतलब जब जिस दिन आप इस पागलपंथी में आ जाओगे, ये तीसरे वाला पागल है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक पागल वो होता है जिसको हम लोग पागल खाने में बंद कर देते हैं, दूसरा पागल वो होता है जो दुनिया में समझदार बनकर घूम रहा होता है, और तीसरा पागल वो होता है जो गुरुजी के प्यार में पागल होता है, जो समझ जाता है कि सब कुछ गुरुजी है। अब इस तीसरे पागल को जब दुनिया देखती है तो उसको यही लगता है सबको कि ये पागल है, मगर असल में वो पागल जी रहा होता है, असल में वो जी रहा होता है, वो तीसरा पागल हूँ मैं। तो जब गुरुजी ने मुझे उस ट्रेन में बिठाया और वो ट्रेन चली, तो मैं बस अपने आनंद में आ गया, मुझे बड़ा आनंद आया। और जैसी ट्रेन शुरू हुई, थोड़ी देर आगे चलने के बाद में ही मैं बस गुरुजी से ऐसे बोलूं कि गुरुजी यार इस ट्रेन में तो अब जहाँ से जालंधर मतलब 5 घंटे ऑलमोस्ट में लगेंगे, 5 घंटे भी क्या, लगभग 6-7 घंटे लगेंगे। अब मैं खड़े खड़े जाऊँगा, ऐसे मन में सोच रहा हूँ, ऐसे बोला नहीं, ऐसे मन में सोच रहा हूँ कि खड़े खड़े जाऊँगा, और अंदर से बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं गुरुजी, आप जैसे भेजोगे वैसे चले जाऊँगा। अब जनरल डब्बे में तो क्या होता है कि खड़े होने की भी ठीक से जगह नहीं होती, मतलब तो मैंने अपनी जैसे तैसे अपनी अटैची को तो मैनेज कर लिया था। 2 लोगों के से जो मेरे सामने 2 लोगों की सीट थी, एक इधर बैठा था एक इधर बैठा था, उनके सामने ही वो अटैची को ठीक से रख दिया। जैसे ही मैंने ऐसे मन में सोच ही रहा था, इतने में क्या हुआ कि मेरे सामने जो ठीक बंदा बैठा था वही उड़ गया। अब सोचो ये जगह पे खड़े होने की भी जगह नहीं है, और वही बंदा उड़ गया और मुझे थोड़े से इशारा कर दिया उसने, और मैं उस पर अपने जाके टिक गया और मुझे वो सीट मिल गई, वो भी सिंगल सीट, ना कोई धक्का मुक्की ना कुछ। और अब एकदम आराम, मैंने बोला गुरुजी मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब बस आप ले चलो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अपने सामान को रखा और बस खिड़की के वहाँ पे बस अपने वहाँ बाहर देखते रहा। मैं आपको सच बताऊँ, अब जो मैं बता रहा हूँ, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना सुंदर सफ़र सिर्फ एक ही बार और याद है। मुझे एक बार और आया था जब हम लोग नासिक गए थे, उस समय उस रास्ते में मुझे ऐसा आनंद आया था जो मुझे इस बार आया। पूरे रास्ते भर बारिश, कंटिन्यू बारिश, और वो हरियाली, वो खुला मैदान, वो सरसों के खेत, वो अचानक से ट्रेन स्टेशन पर रुकना, फिर किसी के समोसे की आवाज़ आना, चाय वाले की आवाज़ आना, फिर आगे गाड़ी चलना, फिर बारिश, फिर एक घने बड़े बड़े खेत, फिर वो लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ों का जंगल और बारिश। उस मैं बयां ही नहीं कर सकता इस बात को।
किसी ने कुछ खाया हो, किसी ने रसगुल्ला खाया हो तो वो आपको बता सकता है मीठा था, लेकिन उसको कितना आनंद आया ये वो कभी नहीं बता सकता। वो आनंद तो वो सिर्फ महसूस करता है। तो वो जो आनंद मैंने उस दिन महसूस किया उस सफ़र के अंदर, इतना यादगार सफ़र मेरा बन गया, इतना यादगार कि आप सोचो मुझे आज तक की ज़िंदगी के 2 ही सफ़र याद है। एक जब मैं नासिक गया था और एक जब मैं जालंधर गया। क्योंकि नासिक गया था तभी भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही सफ़र था और हमारे पास टिकट नहीं थी। बिना टिकट के सफ़र किया हुआ वो सफ़र ऐसा सफ़र बन गया कि यादगार बन गया। तो ऐसे बारिश में आनंद लेते हुए, खेतों का आनंद दिलाते हुए गुरुजी मुझे जालंधर पहुंचा दिया। लेकिन जालंधर के ठीक एक स्टेशन पहले ही, शायद वो फगवाड़ा स्टेशन नाम है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतनी कि मैं एक स्टेशन पहले ही वो सीट से उठकर बाहर की तरफ आ गया और बाहर आकर खड़ा हो गया कि मुझे तो बस अब उतरना है, जल्दी से उतरना है। और मेरे अंदर एकदम एक्साइटमेंट, जैसे मैं कूद ही जाऊँगा जैसे जालंधर आएगा तो तो जबकि वो तो प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ही मैं जालंधर स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने जैसे कदम ही रखा हो उस प्लेटफॉर्म पर, मुझे प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही एक बात याद आई कि गुरुजी है ना, एक बार आए थे स्टेशन। मैंने ऐसा सुना था कि जालंधर स्टेशन आए और स्टेशन पर आकर किसी से मिले और फिर वापस चले गए। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी तो एक बार जालंधर स्टेशन आए थे, इसका मतलब उनके कदम तो यहाँ पे टिके हैं और वो यहाँ से घूमे होंगे। मैंने बस गुरुजी को याद किया, मैंने ऐसे ही इमेजिन किया, बस गुरुजी आप मुझे वहीं ले जाओ जहाँ आपके कदम टिके थे। मैंने ना इधर देखा ना उधर और अपनी अटैची को रखा और प्लेटफॉर्म को वहाँ पे ऐसे बैठ कर चूम लिया। ये माना कि गुरुजी आपके कदम यहीं पड़े होंगे और यही आपके चरण हैं, मैंने तो वहीं चूम लिया। और मुझे सच बताऊँ, मुझे उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था, खुशी अंदर इतनी थी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और बस वो आनंद ले लिया मैंने। फिर जब उठा तो मुझे लगा लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से निकलो। तो मैं फिर वहाँ से निकल गया, बाहर निकल के शायद ऑटो रिक्शा वगैरह, हाँ बाहर निकला तो देखो अब मैंने रघुवीर अंकल को कॉल किया। तो रघुवीर अंकल को जब मैंने कॉल किया तो नॉर्मली क्या होता है, मैं मैक्सिमम टाइम क्या होता है, नॉर्मली नहीं मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मैं रघुवीर अंकल को जब भी कॉल करता हूँ, कभी फंस जाता हूँ तो मैं उनको कॉल करता हूँ। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो वो फ़ोन उठाते नहीं है नॉर्मली, कभी भी नहीं। वो हमेशा कभी तो वो फ़ोन उठा के बोल देंगे कि मैं सत्संग में हूँ, बाद में बात करूँगा, या वो नॉर्मली फ़ोन उठाते ही नहीं, मतलब बहुत रेयर। तो मुझे भी पता था ये उठाएंगे नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ भी पता नहीं। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ट्राई किया तो रघुवीर अंकल ने फ़ोन उठा लिया। मैंने बोला आज तो गुरुजी आप मेहरबान, लेकिन गुरुजी की करनी है, मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या किया उन्होंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाया तो मैंने बोला गुरुजी अंकल, गुरुजी के पास आ गया हूँ, जालंधर स्टेशन पे खड़ा हूँ, गुरुजी से मिलने आया हूँ, लेकिन अब रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए आपको फ़ोन किया। तो अंकल ने बोला कि बाहर एक रिक्शा वाले को फ़ोन दो। मैंने रिक्शा वाले को फ़ोन दिया, अंकल ने उनको समझाया तो रिक्शा वाला मुझे लेकर सीधा अंकल के घर ही पहुंच गया। मैं अंकल के घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो जैसे ही अंदर गया, अंदर जाते ही तो मैंने वो घर देखा जिस घर के अंदर गुरुजी एक दिन बारिश में भीगते भीगते, जालंधर मंदिर से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 से 4 किलोमीटर है, इतनी दूर पैदल चलकर बारिश में ठंड के समय पे भीगते भीगते पैदल चलकर आए और आकर अंकल के घर पे आकर दीवार का एक सहारा लेकर वहाँ पे खड़े हो गए। और जैसे ही अंकल और आंटी ने देखा तो वो लोग तो अचंभित हो गए और अचानक से जो उठ के खड़े हुए और फिर गुरुजी आकर उनके बिस्तर पे बैठे और वहाँ पे उन्होंने दूध जलेबी खाई। तो वो सारी सीन मुझे याद आ गई थी। मैंने अंकल से पूछा भी कि अंकल गुरुजी कहाँ खड़े थे, तो उन्होंने बताया यहाँ खड़े थे। तो मैंने तो उस जगह को ही देखते रहा मैं कितनी देर तक कि गुरुजी यहाँ खड़े थे, फिर गुरुजी यहाँ आके बैठे। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। अब अंकल घर पे, अच्छा उस समय अंकल घर पे नहीं थे, मैंने उनके जो अंकल के बेटे हैं उनसे पूछा था, तो अंकल उस समय घर पे थे नहीं। अब अंकल गए हुए हैं सत्संग के लिए। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ कि अगर मैं वो 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ता तो मैं शाम को 4-5 बजे पहुँचता, जो कि अभी पहुँचा हूँ 1 से 1:30 के बीच में। वो 4-5 बजे मैं पहुँचता और कितनी डिले होती ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 4-5 बजे के आसपास पहुँचता
और मानो कि मैं पहुंच भी जाता उस समय, तो उस समय रघुवीर अंकल मेरा कॉल नहीं उठाते, क्योंकि रघुवीर अंकल सत्संग में गए हुए थे। उस समय वो फ़ोन नहीं उठाते और मैं वहाँ पे फंस जाता। तो गुरुजी ने क्या किया, मुझे एक ऐसी ट्रेन पकड़ा दी जिसमें मैं टाइम से पहुँच गया, अंकल ने कॉल भी उठा लिया और मुझे गुरुजी अपनी सही जगह पर लेके भी चले गए। ये वो बात बताना चाह रहा था कि गुरुजी कैसे ध्यान रखते हैं कि आप उनकी तरफ आ रहे हो तो वो कैसे ध्यान रखते हैं आपका। तो मैं पहुंच गया, फिर वहीं पे रुका और वहीं पे अंकल ने मुझे होटल बुकिंग वगैरह करवा दी थी वहीं से, और वहीं पे रुका तो वहीं पे प्रसाद, लंगर प्रसाद वहीं पे गुरुजी ने करवाया और फिर मुझे होटल में चला गया। तो शाम को 6 बजे के आसपास मैंने होटल से ही वापस फ़ोन किया अंकल को। तब तक अंकल का सत्संग पूरा हो चुका था शायद, क्योंकि अंकल ने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल मैंने तो ऐसे तो सब कुछ कर लिया है, तो अब मैं कैसे दर्शनों के लिए जाऊं और क्या करूं अभी जैसे। तो अंकल ने बताया कि अभी तो मंदिर खुला नहीं होगा और शायद कल भी खुलेगा या नहीं खुलेगा ये पता नहीं, लेकिन आप अभी 7 बजे घर पे आरती होगी जो हमेशा होती है शुरू से ही शाम को, तो आप आरती में चले जाना और वहीं पे प्रसाद ले लेना। तो मैंने बोला जो हुकुम। और मैंने क्या किया, फटाक से, मेरे तो घुंघरू बंधे हुए थे पैर में, तो मैं तो फट से वापस अंकल के घर पहुंच गया और वहाँ गया तो वहाँ पे आरती की तैयारियां हो चुकी थी। अब जैसे ही वो आरती की बारी आई तो जो अंकल के जो चौथे 3 नंबर के जो बेटे हैं वो थे, और वो वहाँ पे जैसे ही वो आरती की जोत हुई उन्होंने वो थाल आरती की मुझे दे दी। मैं तो एकदम डर गया क्योंकि नर्वस हो गया, क्योंकि आप सोचो, इस बात को इमेजिन करो पहले कि कितने सालों तक जिस परिवार ने गुरुजी की सेवा की है, कैसा आशीर्वाद होगा उनके ऊपर। वो से जंत पए हरियावले जिन्हें मेरा सतगुरु देखा जाए, वो जंत भी हरे भरे हो जाते हैं जिनको सतगुरु देख लेता है, जिन पर सतगुरु की नज़र पड़ जाती है। तो इन्होंने तो सबने मिलकर तो गुरुजी की कितने सालों तक सेवा की है, ऐसे जन, और वो अचानक से थाल आपको दे दे। तो मैं तो पूरा नर्वस हो गया था, लेकिन अंदर से खुशी इतनी ज़्यादा कि इतना मान सम्मान गुरुजी दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पहले तुम आरती करो। तो मैं तो बहुत 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 खुश हो गया, और वो आरती की थाल और आंखें मेरी पूरी भरी हुई गुरुजी सामने गद्दी पे विराजमान, और मैं उनकी आरती कर रहा था। आरती कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, एकदम आनंद से जब मैं पूरा भर गया। अच्छे से मैंने जब आरती की तो फिर मैंने उनको थाल दे दी और फिर उन्होंने आरती की, और ऐसे करके फिर लास्ट में गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी करवाया और मैं जाके फिर अपने होटल चला गया। अब होटल गया तो रात को लगभग 10 बजे के आसपास, 10 से मानो कि 1-2 मिनट पहले की बात होगी, कि मुझे कॉल आता है घर से, भैया का कॉल आता है, और भैया मुझे कहते हैं कि कहाँ है तू। मैंने बोला जलंधर। बोला दर्शन हो गए। मैंने बोला नहीं, आज आया हूँ, कल दर्शन होंगे। तो बोला अच्छा, और तो वापस आने का प्रोग्राम क्या है। मैंने बोला कल रात को ही ट्रेन है, अगले दिन रात को ही 11:समथिंग 11:45 शायद, तो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास की ट्रेन है। तो मैंने भैया मुझे गुस्से से बोलते हैं कि तूने इतनी रात की ट्रेन क्यों बनाई है, दर्शन तो तू दिन में ही कर लेगा, तो दिन की ट्रेन बनानी चाहिए, 5, 6, 7 बजे तक की ट्रेन बना लेता। मैंने बोला ट्रेन टिकट अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ एक ही ट्रेन की टिकट अवेलेबल थी, वो ये थी, तो मैंने इसमें बना लिया। लेकिन भैया फिर भी मुझे बोले तुझे पता नहीं है पंजाब का माहौल तो ख़राब है, आतंकवादी होते हैं। मैंने बोला ये पहले की पुरानी बात थी, अभी इन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कल रात को भी बहुत लेट से आया हूँ वहाँ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से है सब कुछ यहाँ पे। तो लेकिन वो तो माने नहीं, वो माने नहीं, मतलब आप ध्यान देना, वो नहीं है, अब गुरुजी हैं, अभी जो है सब गुरुजी है। अब गुरुजी उनसे फोर्स करवाएं कि नहीं तुम्हें इतनी रात को नहीं आना है, तुम देखो उसके पहले की कोई ट्रेन की टिकट अवेलेबल है क्या। मैंने बोला भैया मैंने तो उस समय ही देखी थी, उस समय अवेलेबल नहीं थी, और मुझे तो कल आना है, अब मुझे कहाँ टिकट मिलेगी। भैया बोलते तुम चेक करो, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं, देखो गुरुजी की करनी को वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने भैया से बात करते करते ही चेक किया कि टिकट कोई अवेलेबल है क्या। तो जैसे ही देखा तो टिकट वहाँ पे अवेलेबल दिखा रही है, एक ट्रेन में जो रात को 10 बजे थी। तो
मैंने बोला 10 बजे क्या, 10 बजे की एक ट्रेन है, वो अवेलेबल दिखा रही है। तो भैया ने बोला उसके पहले, मैंने बोला उसके पहले कुछ नहीं है। तो बोला कि एक काम करो तुम इसमें बुक कर लो। मैंने बोला 2 ही घंटे तो पहले की ट्रेन है। भैया बोलते नहीं तुम उसमें ही बुक कर लो, उस पहले वाली को कैंसिल कर दो। अब भैया मैं बोल रहा हूँ कि ये टिकट पहले तो तत्काल में बन रही है, क्योंकि मुझे पता चला उस समय, बाद में मुझे पता चला कि रात को 10 बजे उसका तत्काल का कोटा खुला था, क्योंकि वो अगले दिन 10 बजे थी, तो 24 घंटे पहले वो तत्काल का कोटा खुला, ऐसी टाइम उसकी बन गई थी वो। तो उसी समय खुला, इसलिए उसमें टिकट अवेलेबल दिखा रही थी। और टिकट के पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, मतलब जो मैंने टिकट बनवाई थी उससे ऑलमोस्ट डबल लग रहे थे, लेकिन फिर भी भैया मुझे बोलते हैं बनवा ले। और भैया मेरे नॉर्मली मुझे ऐसा कभी नहीं बोलते, वो मुझे बोलते हैं कि तू खर्चा बहुत ज़्यादा करता है, खर्चा कम किया कर। और वो मुझे बोल रहे हैं ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो लग रहे हैं, तो बनवा ले। मैंने बोला यार इतना फोर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने क्या किया, भैया की एक मान सम्मान भी होता है, तो उस मान सम्मान के चलते हुए मैंने टिकट बना ली, जबकि 2 घंटे में क्या ही फ़र्क पड़ जाना था, लेकिन मैंने टिकट बनवा ली। अब टिकट बनवा ली, अगला दिन हुआ, मैं अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश होके फिर वहाँ पे पहले, सबसे पहले अंकल के घर गया। वहाँ पे क्योंकि अंकल ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि घर आना है और सुबह नाश्ता वहीं करना है, तो मैंने बोला जो हुक्म। फिर मैं पहुंच गया, सुबह वहाँ नाश्ता वगैरह किया, फिर थोड़ी देर बैठा रहा। फिर बैठने के बाद फिर मैं सोचा कि अब क्या करूँगा, मैंने बोला कि अब चलते हैं। तो मैंने वहाँ से जो भैया भाभी वो लोग थे, उनसे मैंने आज्ञा ली और मैंने कहा कि मैं अब जलंधर दर्शन करके आता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ के 300 डिफेंस कॉलोनी जो जलंधर में है वहाँ पहुँच गया, जो लगभग अंकल के घर से 4 किलोमीटर दूर है, 3.5-4 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। तो वहाँ पहुँच गया, और पहुँच के जैसे ही मैंने वहाँ जाकर उस मंदिर को देखा, मेन गेट को देखा, उसकी बनावट को देखा, उस बिल्डिंग को देखा, तो कितनी देर तो ऐसे बाहर से ही देखते रहा, ऐसे देख रहा था और बस आनंद आ रहा था। तो फिर देखा तो दोनों गेट बंद थे, तो मैं पीछे वाली गेट की तरफ गया और जाकर वहाँ पर ऐसे बोला, नॉक किया थोड़ा सा, तो एक अंकल आए। मैंने बोला अंकल मैं आया हूँ दर्शनों के लिए। तो अंकल ने मुझे बोला कि पट तो नहीं खुलेंगे, क्योंकि अभी मंदिर बंद है, और मंदिर तो सिर्फ थर्सडे को खुलता है, और उस दिन थर्सडे नहीं था। मैंने बोला अब क्या करूं, ये तो फंस गया। तो मैंने अंकल से काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो अंकल ने रिक्वेस्ट करने पे मुझे जल प्रसाद दिया, और कुछ खाने में भी कुछ था प्रसाद, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ प्रसाद और दिया, और बोला कि अंकल आप ये ले लो, शायद लड्डू प्रसाद थे। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि अंकल ये ले लो, लेकिन दर्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि मंदिर बंद है, अलाउड नहीं है। तो मैं, जो छोटा वाला गेट है, एक मेन गेट है जो एकदम टर्निंग पर है, जिन्होंने जलंधर मंदिर को देखा है, जो जो टर्न करते हैं उस टर्न पे मेन गेट है, बड़ा गेट है, और टर्न करके थोड़ी सी आगे आते हैं, तो आगे आने के बाद पार्क की तरफ जो जो रास्ता मूव करता है, थोड़ी सी आगे आते ही वहाँ पे एक छोटा गेट है। तो वो छोटे वाले गेट के वहीं से एंट्री होनी थी, ऐसा मुझे समझ में आया। तो मैं उस गेट के बाहर ही वहाँ पे था, तो देखा तो वो अंकल गेट नहीं खोल रहे थे, तो फाइनली जाके मैं उस गेट के बाहर ही बैठ गया। मैंने बोला गुरुजी अगर आप नहीं खोलते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ। हालांकि अंदर मेरी उम्मीद थी कि गुरुजी मुझे यहाँ बैठा हुआ देखेंगे तो गुरुजी गेट खोल देंगे, लेकिन मैं बस बाहर ही बैठे रहा। और बाहर बैठे बैठे बस काफ़ी देर तक, मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 घंटे के आसपास बैठा था मैं वहाँ पे, मुझे लेकिन समय याद नहीं, लेकिन 1-1.5 घंटे काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहा। और बैठकर मैंने गुरुजी को वहाँ पे खूब याद किया, खूब प्यार किया, और फिर फाइनली मुझे समझ तो आ ही गया था कि बट नहीं खुलेंगे आज। तो मैंने वही दर्शन मान लिए, और वहाँ से उठकर वापस से ऑटो पकड़कर वापस अंकल के पास घर पर आ गया, और आकर उनको बताया कि ऐसे से बात है, दर्शन तो ऐसे नहीं हुए, और लेकिन बस गुरुजी ने अपने पास काफ़ी देर तक दर पर, अपने दर पर यानी अपनी चौखट पर ही बिठाया, लेकिन काफ़ी देर तक चौखट पर बिठाया, और वहाँ पे आनंद दिया, उनकी याद दी, और मैं याद करके बस यहाँ आ गया। तो मुझे एक सत्संग बाद में याद आया जो मैंने पहले सुना था, लेकिन मुझे उस समय फिर बाद में याद आया
कि गुरुजी ने एक बार कहा था एक अंकल के मुंह से, और वो अंकल रघुवीर अंकल ही हैं, जिनके मुंह से गुरुजी ने एक बार कहा था कि जिसने भी जब देखा कि मंदिर बंद है या आज ये नहीं खुला है, लेकिन अगर मन से वहाँ जाकर उस चौखट पे भी अगर माथा टेक कर वो चला गया, उसका कल्याण होते हुए गुरुजी ने तुरंत उसका कल्याण तुरंत किया है। और अंकल ने कहा कि उसका कल्याण होते हुए तुरंत देखा है उन्होंने। जिस समय गुरुजी थे उस समय भी जब कोई चौखट से भी माथा टेक के चला जाता था तो उसका कल्याण होते हुए तुरंत देखा है अंकल ने। तो जब ये वाली बात मुझे उस समय याद आई तो मुझे याद आया, दर्शन तो हो गए, कल्याण तो हो गया, क्योंकि चौखट पे तो जा आए, माथा तो टेका है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो जो हुआ सब अच्छा हुआ। अब उसके बाद मैं वहाँ पे घर पे पहुँचा, और क्योंकि उसके फिर जाके होटल में जाके फिर मैं चेकआउट तो सुबह ही करके आ गया था। जब मैं वहाँ से निकला था उस समय चेकआउट कर दिया था, सामान लेके आ गया था। तो सामान वहीं था क्योंकि मुझे रात को निकलना ही था, और फिर मैं वहीं था। तो वहीं से जब सारी बातचीत हुई, और फिर एक चीज़ भी वहाँ पे बहुत सुंदर हुई, मैं आपको बताता हूँ कि देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद, ये करनी नहीं बोलूँगा, ये आशीर्वाद देखो गुरु महाराज का, कि ऐसा था कि वहाँ उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं जिनका नाम है साबी अंकल, वो मुझे अचानक से ऐसे कहते हैं, मुझे वो काफ़ी सारी गुरुजी की जो उस समय की जब बड़ा मंदिर बना था, जब जलंधर मंदिर की स्थापना हुई थी, उस समय की वो गुरुजी की सारी तस्वीरें जो उनके पास थी वो मुझे ला के उस समय दिखा रहे हैं। मैंने एक एक तस्वीर को देखा। एक तस्वीर में गुरुजी जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो ऐसे उंगली से इशारा कर रहे थे कि इस जगह पे वो ईंट रखो। एक ईंट उन्होंने एक जगह पे रखवाई ऐसे इशारा कर कर, एक हाथ से ऐसे धोती पकड़ी हुई और एक हाथ से ऐसे उंगली से इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे वो ईंट रखो। तो उन्होंने वो ईंट वहाँ पे रखी, और ऐसे कर कर वो मंदिर की स्थापना हुई। तो मुझे बताते गए, देखो ये वाला गुरुजी ने ऐसे करवाया था, ये ऐसे करवाया था, और वो सारी यादें उस समय की मुझे दी। तो मैंने उन सारी यादों को लिया, अपने अंदर समाया और जिया उन सब चीज़ों को। फिर वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास है ना, मतलब गुरुजी ने ना अंकल को, मतलब रघुवीर अंकल को, जो उनके गुरुजी के जो चरण, जिस जूतियों में उनके चरण थे, वो जूतियों में से एक जूती गुरुजी रघुवीर अंकल को देके गए हैं, और वो बताएंगे कि क्या करना है, जब ज़रूरत होगी तब वो बताएंगे। तो ऐसा कहकर वो चले गए, और वो जो है, तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? तो अंकल ने बोला हाँ हो सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, तो जैसे ही बोला तो वो साबी अंकल अंदर गए, और वो गुरुजी के जो चरण हैं, साक्षात चरण ही हैं। अगर वो जूतियाँ हैं जिनमें उन्होंने पैर रखे हैं तो वो तो साक्षात चरण ही हैं। तो वो लेके आ गए, और लेके जैसे आए तो मुझे दिया मेरे हाथों में, और मेरे तो हाथों में लेने से पहले ही मेरे हाथ कांपने लग गए थे। और जैसे मैंने उन हाथों में उन जूतियों को लिया, और जैसे ही मैं अपना सर झुका रहा था तो मैंने महसूस किया कि उसके अंदर तो खुशबू आ रही है। वो खुशबू ऐसे बयां करना थोड़ा मुश्किल, मगर बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तो मैंने ऐसे ही बस सोच ही रहा था अभी मन में, इतने में ही वो अंकल मुझे बोलते हैं कि आप देखो इसके अंदर आज भी वो खुशबू आती है जो गुरुजी की खुशबू है। और जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने बोला तो अभी मैंने वही महसूस किया कि इसके अंदर तो अभी भी खुशबू आ रही है। और फिर वो कितनी देर तक मैंने ऐसे माथा टेक के रखा, और उसके बाद मैंने अंकल को वो जूतियाँ वापस दे दी। अंकल रख के आ गए, और इस तरह से गुरुजी ने बहुत आनंदित कर दिया। और अब निकलने का समय हो गया था, तो इतना मान सम्मान उस परिवार ने, उस गुरु परिवार ने मुझे दिया कि मैं एक टाइम भी तो बाहर खा नहीं पाया, क्योंकि मुझे वो बार बार बुला लेते और वहीं खाने का हुक्म हो जाता, तो मैं बाहर खा नहीं पाता। फिर रात को भी जब मैं निकलने का समय हुआ तो उस समय मुझे पूरा खिला पिला के मुझे ट्रेन के लिए भी खाना पैक कर दिया। मैं बोला यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, और उन्होंने खाना वाना सब पैक करके दे दिया मुझे हाथ में। अब मैं ले लिया, अब क्या करता। लेके अब जब निकलने की बारी आई तो अंकल मुझे बोलते हैं कि
मैं ही छोड़ आऊँगा। मैंने बोला मैं ऑटो करके चले जाता हूँ, लेकिन बोला कि नहीं कोई बात नहीं, रात का समय है, मैं खुद ही छोड़ आऊँगा। तो 9 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले। 9:15 बजे के आसपास हम लोग जालंधर मंदिर पहुँच गए। उन्होंने बोला कि माथा टेकोगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, ये तो कोई पूछने की बात है। तो जालंधर मंदिर के उधर से होते हुए हम लोग माथा वहाँ पे वापस से चौखट पे ही टेकते हुए हम लोग वहाँ से गुरुजी से आज्ञा लेकर वहाँ से निकले और निकल कर स्टेशन की तरफ चले गए। स्टेशन पे जाने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया और मैंने उनको बोला कि अंकल देखो लेट होगी तो आप अब निकल जाओ। अब क्या हुआ, वो अंकल तो मुझे 9:30 बजे के आसपास वहाँ छोड़ के चले गए थे, 10 बजे की ट्रेन थी। अब क्या हुआ, वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि जो ट्रेन है वो लेट हो गई है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। जो जिस दिन मैं आया था उस दिन जो बारिश हुई थी, यानी पिछले दिन जो सुबह से बारिश शुरू हुई थी, वो बारिश अभी तक कंटिन्यू थी। कंटिन्यू मतलब 2 दिन से वो बारिश कंटिन्यू है। उसकी वजह से क्या हो गया कि रास्ते में फ्लड आ गया। अब फ्लड होने की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी ट्रेनें दोनों तरफ से आ रही है वो ट्रेनें अब डिले हो रही है, सब लेट हो रही है। तो क्या हुआ कि मेरी ट्रेन भी लेट हो गई। अब मेरी ट्रेन जो रात को 10 बजे आने वाली थी वो रात को 12 बजे आई और मैं 12 बजे उस ट्रेन में बैठा। अब मैंने मन में ऐसे सोचूं कि ना 12 बजे ट्रेन में बैठना था, ज़बरदस्ती उस टिकट को कैंसिल कराया, इसको बनाया, पैसे भी डबल लग गए और पैसे का भी नुकसान हो गया और टाइम तो वही रह गई। लेकिन मैंने बोला ठीक है, जो गुरु महाराज की करनी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला जो गुरु महाराज की करनी। मैं अंदर चला गया। ट्रेन में सोने से पहले मैंने ऐसे ही चेक किया कि एक बार देखते हैं उस ट्रेन का शेड्यूल क्या है। जो ट्रेन की टिकट मैंने पहले बनवाई थी उसको कैंसिल कर दिया, तो उसका देखते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको ट्रेन का शेड्यूल निकाला और चेक किया तो मैंने देखा कि वो ट्रेन जिसमें मैं रात को 12 बजे पहले आने वाला था और मैंने कैंसिल कर दी थी, वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। अब आप इमेजिन करो इस बात को कि ये बात तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज को पता थी कि वो ट्रेन वहाँ कैंसिल होने वाली है। ये रात को स्टेशन पे अकेला बैठा रहेगा, परेशान होगा। जब ये स्टेशन पहुँचेगा रात को 12 बजे, उसको पता चलेगा ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर ये ना होटल जा पाता है, ना अंकल के घर जा पाएगा और कहीं का भी नहीं रहेगा। और अंकल के घर चला भी जाए तो अंकल को डिस्टर्बेंस होगी। रात को अगर मैं 12-1 बजे वहाँ पहुँचूँ, स्टेशन पे रह जाऊँ तो वैसे प्रॉब्लम, नहीं तो क्या करता उस समय। लेकिन गुरुजी को ये पता थी ये बात, और गुरुजी जब तक आप सही सलामत घर पे ना पहुंच जाओ तब तक वो आपका ध्यान रखते हैं पूरा, उसके बाद भी रखते हैं। लेकिन एक साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब आप गुरु की तरफ चलते हो, जब आप गुरु की याद में रहते हो, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जब तक आप सही सलामत उस जगह तक वापस पहुँच ना जाओ तब तक वो आपको पूरा सही सलामत तरीके से वहाँ पहुँचाते हैं। और जैसे उनको समझ में आता है कि आप सब ठीक है, रिलैक्स, तो वो आपको अपनी करनी में छोड़ देते हैं। जो मुझे समझ आया मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो फिर उस ट्रेन में बैठकर मैं वापस, मुझे जयपुर जाना था, मतलब अपने गांव जाना था राजस्थान। तो मैंने वहाँ की टिकट बुक करवाई थी, तो मैं वहाँ अब जा रहा हूँ। अब वो ट्रेन जो यहाँ से लेके जयपुर पहुँचने के लिए, जिसको मेरे ख्याल से शायद 10 घंटे के आसपास लगते होंगे, वो ट्रेन 11 घंटे लेट है। 11 घंटे लेट, यानी जो रात को 10 बजे वहाँ से 12 बजे वहाँ से चली थी, जिसकी टाइमिंग 10 बजे थी, वो 12 बजे वहाँ चली, वो रास्ते में चलते चलते 11 घंटे टोटल लेट हो गई। और मुझे याद है कि वो ट्रेन रात की उसकी 8 बजे की टाइमिंग आसपास दिखा रही थी कि वो जयपुर पहुँचेगी। और फिर उसके बाद जैसे भी हुआ, रास्ते में जब मैं सुबह उठा तो मैंने जब वो खाना देखा अपने हाथ में, तो मुझे याद आया, मुझे समझ आया कि गुरुजी को पता था कि ये बंदा अगले दिन पूरे दिन भर भूखा रहेगा, या समोसे में से ट्रेन में जो भी खाएगा वो खाकर, मैं आपको सच बताऊं समोसा भी नहीं मिल रहा था, एक समोसा भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि जिस रूट से हम लोगों की ट्रेन को रूट किया गया, क्योंकि रास्ते में फ्लड आ गया, सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई, खाली हम लोगों की वो ट्रेन जा रही थी और वो एक अलग रूट से चली गई। सारे प्लेटफॉर्म के बीच को छोड़ते हुए एक अलग रूट से होते हुए उसने जयपुर तक का वो डिस्टेंस कवर किया। वो रात को 8 बजे जाकर वो जयपुर पहुंची और इस तरह से करके वो जर्नी मेरी पूरी हुई। और अब मैं जयपुर उस ट्रेन से भी जो पहुंचता तो भी मैं लगभग, मतलब अपने घर उस ट्रेन से भी जब मैं जा रहा था, क्योंकि जयपुर से भी आगे है मेरा घर, अगर मैं उस ट्रेन से भी जाता और जयपुर उतरता और उतरने के बाद में मैं अपने घर तक पहुंचता तो मैं उसी समय पहुंचता जिस समय मैं अब पहुंचा।
रात को लगभग 12 बजे के आसपास अपने घर पहुंचा, और वही टाइम मेरा इसका भी था, रात को 12 बजे तक पहुंचने का। तो शायद 10 बजे तक पहुंचने का, मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 10 बजे तक ये पहुंचने का टाइम था, और 10 बजे मैं अपने घर पहुंच गया। और गुरुजी ने मुझे पहले से ही 2 टाइम के खाने का इंतज़ाम करके भेजा। वो जो प्लेट थी उसमें 2 टाइम का खाना था, जो मैंने सबसे पहले तो सुबह खाया, और जो खाना बच गया था वो मैंने दोपहर में खाया, और रात को तो मैं घर पहुंच गया था 10 बजे के आसपास, तो मैंने घर पहुंचकर फिर खा लिया। लेकिन ये बात गुरुजी को पता थी कि ये फंसेगा, ये अटक जाएगा, और ये उस समय परेशान होगा। तो सोचो वो समय जहाँ से शुरू हुआ, कैसे वो ट्रेन पकड़ने के लिए, शान पंजाब पकड़ने के लिए मेरे अंदर से एकदम गूज़बम्स आने, अंदर से धक्का लगना, और वहाँ से मेरे पैर थिरथिराने लगते, और मैं वहाँ से भागा और जाके मैंने ट्रेन पकड़ ली। उसके बाद कैसे वो भैया का कॉल आना, दूसरी ट्रेन की टिकट बनानी 2 घंटे पहले की, और वो ट्रेन दूसरी कैंसिल हो जानी। कैसे उस समय सही समय पे पहुँच के मुझे कॉल करना, और रघुवीर अंकल का मेरा फ़ोन उठाना, क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं उठाते। उसके बाद ये सारा जो मैंने आपको दृश्य दिखाने की कोशिश की, जो बातें आपको बताने की कोशिश की, उसमें ये देखने की कोशिश करना कि कैसे वो गुरु, कैसे वो परमात्मा आपके एक एक पल की खबर रखता है, कैसे वो एक एक पल आपके साथ रहता है। जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि वो एक एक पल आपके साथ रहता है, एक एक पल, तो आपको शायद ये बात समझ आ जाए कि वो कौन है और वो क्या करता है। जिस समझ के लिए आपने ये जन्म लिया है, इंसानी जन्म आपने लिया ही इसलिए है कि आप उस परमात्मा की इस करनी को समझ पाओ कि वो कौन है, वो क्या करता है, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यही समझ, क्योंकि एक समझ ही है जो एक इंसान के पास होती है, बाकी किसी के पास समझ नहीं होती। किसी भी जीव में वो समझ नहीं होती जो इंसान के पास होती है। इसीलिए इंसानी जन्म में ही पार होना लिखा है कि मनुष्य जीवन में ही इंसान पार हो सकता है। वो समझ वो इंसान को मिलती है एक समय जब वो परमात्मा आपसे सबसे ज़्यादा खुश होता है, किसी भी रूप से जब वो सबसे ज़्यादा खुश होता है तो वो आपको आशीर्वाद देता है, और उस आशीर्वाद के रूप में आपको पूर्ण गुरु की, सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। और वो जब प्राप्ति होती है, वहाँ से फिर वो जर्नी आपकी शुरू होती है जो अब ख़त्म होने जा रही है, यानी आप अपने घर जाने वाले हो, क्योंकि आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई है। वो गुरुजी जिसका आप सत्संग अभी सुन रहे हो, इसका मतलब आप उनसे कनेक्ट हो गए हो, आप उनके पास आ गए हो। अब बस आपको आगे चलना है। गुरुजी ने मुझे एक बात बहुत सुंदर समझाई कि ज़िंदगी में है ना, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में एक फास्ट बॉल आती है ऑफ स्टंप के बाहर, तो आप क्या करते हो, तो लीव कर देता हूँ। आउट स्विंगर आती है, लीव कर देता हूँ। इन स्विंगर आती है तो क्या करता हूँ, उसको स्टॉप कर देता हूँ, प्ले कर देता हूँ। जब बाउंसर आती है तो क्या करता हूँ, तो डक कर जाता हूँ, नीचे बैठ जाता हूँ, वो ऊपर से चली जाती है। फुल टॉस आती है तो क्या करता हूँ, उसको ड्राइव करता हूँ, उसको हिट करता हूँ अच्छे से। सामने बॉल आ जाती है बैट के एकदम ठीक सामने, तो क्या करते हो, अच्छे से प्लेसमेंट करके उसको 4-6 मारने की कोशिश करता हूँ। तो गुरुजी ने समझाया कि यही तो ज़िंदगी है, उसके मेरिट पे खेलना है। जैसी ज़िंदगी आपको सिचुएशन अराइज़ कर रही है आपके सामने, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको खेलना है, गुरुजी को याद रखना है, ईमानदारी से खेलना है, और आप पार हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ और पक्का विश्वास दिलाते हुए ये कह रहा हूँ कि आपको आपके गुरु को याद करने के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना है। आप बस उसको याद करो, जो ज़िंदगी में उसने आपको सिचुएशंस बना के दी है, जो काम आपको दिया है, जो भी करनी उसने आपको दी है, बस उस करनी को ईमानदारी के साथ गुरु को याद रखते हुए निभाते रहो। हर चीज़ों में उसको शामिल कर लो, जो भी आप करते हो हर चीज़ों में उसको शामिल कर लो, और चीज़ों को करते रहो, अपने कर्मों को करते रहो। वो अपने आप आपको पार लगाएगा। आपको समझना नहीं है। मैंने बहुत अपना समय इसमें बिताया,
इसलिए आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हो। जो करेगा वो वही करेगा। जो किया सो हर किया, भयो संत कबीर। वही करता है और आपको भी पार वही लगाएगा। आपको सिर्फ ये दो ही बातें याद रखनी है, एकदम पक्का पक्का लिख लेना कहीं पे। ये दो ही बातें आपको याद रखनी है कि आपका गुरु आपको हर समय याद रहे, आप हर करने में उसको शामिल कर लो। दूसरा, जो कर्म आपको वो दे रहा है वो करते चलो, उसकी सेवा मानकर बस करते चलो, क्योंकि उसकी सेवा ही है, क्योंकि वही कर्मों को भी बनाता है और कर्म को करता भी वही है। तो जो वो दे रहा है उसको लो, उसको स्वीकार करो और करते हुए चलो। गुरु महाराज आप सबका भला करे, आप सबका कल्याण करे। जो भी इंसान इस सत्संग को सुने उसका कल्याण हो, उसको उस परम गुरु, उस सच्चे गुरु परमात्मा की प्राप्ति हो और इसी जन्म में हो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज्ञा। जय गुरु जी।